हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एकेडमिक साथी एंड फाइनली हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ सीरीज जो कि क्लास 8th के लिए डेडिकेटेड होने वाली है। इस सीरीज में आपको मैथ्स बहुत ही इन डेप्थ और सिंपल तरीके से समझ में आएगी। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि पहला पार्ट आपको चैप्टर के बारे में बताया जाएगा, यानी उसका इंट्रोडक्शन होगा, और दूसरा पार्ट में उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उनका क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पार्ट। हम लोग चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम चर को समझते हैं कि आखिर चर होता क्या है। चर चर यानी वेरिएबल। चर का अर्थ है विचरण, अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं होता है, हमेशा बदलते रहता है, या विभिन्न समीकरण के लिए विभिन्न मान देता है। इसे एक्स वाई जेड एल एम एन एबीसी कुछ भी से दर्शा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी क्वेश्चन में अगर ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है तो ए और बी और सी एक्स के जगह पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण क्या होता है? समीकरण का उदाहरण है एक्स प्लस 10 इक्वल टू 20। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इक्वल साइन है, इनके लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स होंगे जो कि वेरिएबल्स, कॉन्सोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, और राइट साइड में एक कुछ वैल्यू होंगे। इक्वल क्या बताता है कि इक्वल के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है या राइट साइड में जो भी नंबर है, दोनों इक्वल है। या तो एक्यूरेट वैल्यू दिया हुआ रहेगा, या तो कुछ इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे x प्लस 10। मतलब x का कोई ऐसा मान लेना है जिसमें 10 ऐड करने पर वो 20 के इक्वल हो जाए। रैखिक समीकरण क्या है? कोई भी चर का घात जो है अगर एक है, चर का घात कितना है? एक है, तो उसको क्या, कौन सा समीकरण कहेंगे? रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पे है 3x² इक्वल टू 21। तो x स्क्वायर मतलब x जो कि चर है, ठीक है, और चर का घात कितना है? 2। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। और यहाँ पे x प्लस 10 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे बताए x का घात कितना है? 1। तो ये कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण को आपने समझ लिया। मतलब क्या है कि किसी भी समीकरण में एक चर होना चाहिए और उसका घात भी एक ही होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। यहाँ पे है x² प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, चर देखना है तो चर यहाँ पे एक है, लेकिन घात कितना है? 2। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, यहाँ चर भी 2 है, घात भी 2 है, तो रैखिक समीकरण है? नहीं है। इसी प्रकार z पे पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। 2 चर 2 घात, 4 घात पॉसिबल है? नहीं है। जानते हैं अब समीकरण का हल किसे कहते हैं। यहाँ बोला है एक बीजी व्यंजक में बराबर चिन्ह के दोनों ओर व्यंजक होते हैं। बराबर चिन्ह के बाईं ओर व्यंजक को बायां पक्ष, जो कि लेफ्ट हैंड साइड, और दाईं ओर के व्यंजक को दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा इक्वल का साइन है, इसके राइट साइड में RHS, लेफ्ट साइड वाला को LHS। बाएं पक्ष के व्यंजक का मान दाएं पक्ष के व्यंजक के मान के सदैव बराबर होते हैं। अभी हम बताए थे इक्वल का साइन का मतलब हो गया RHS में जो भी वैल्यू है उसको सोल्व करने पे LHS के बराबर होना चाहिए, यानी दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। इसीलिए चर का वह मान जिससे दोनों पक्षों का मान बराबर हो वह समीकरण कहलाता है। तीसरा है समीकरण को हल करने की विधि। हमारे पास दो विधि है। पहली विधि बोल रहा है एक समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या शून्य को छोड़कर को जोड़ने, घटाने या भाग पर करने पर, जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने से समीकरण के संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात एक सरल समीकरण तराजू के समान होता है। इसे तराजू के सहायता से समझा जा सकता है। अब समझते हैं तराजू का जिक्र क्यों हुआ। तराजू का उपयोग हम किसी भी सामान को मापने के लिए करते हैं। मतलब क्या हुआ, एक साइड में कुछ वजन रखते हैं, 1 केजी 2 केजी, और उसी वजन के बराबर दूसरे साइड में सामान देते हैं, और वो जो डंटी है
तराजू का वो बराबर के काम करता है। और पहली विधि कहता है कि बराबर के दोनों साइड एक वैल्यू को जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, अगर जैसे यहाँ पे +4 है, यहाँ पे देखिए 5x 19 +4, इधर 1 है, इधर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये जो +4 है, अगर हम यहाँ पे -4 कर दें, ये 4 तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी -4 करना होगा। और अगर दोनों साइड एक ही प्रकार का उपयोग कर रहे हैं तो इस समीकरण पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब क्या, आगे देखिए, 5x + 4 = 19। तो दोनों ओर 4 घटाने पर हमने क्या किया, इधर भी 4 घटा दिया, इधर भी 4 घटा दिया। दोनों को काटेंगे तो जो इक्वेशन था वही आ जाएगा। तो अब देखिए, 4 में 4 गया, कुछ बचा क्या, नहीं। और 19 में 4 गया तो 15, यानी कि 5x = 15। दोनों ओर 5 से भाग देने पर, भाग क्यों दिए, ये 5 गुना में है। अगर हम भाग दे दें तो ये 5 कट जाएगा। इसको क्यों काटना है, हमको चर का मान निकालना है। यहाँ पे चर कौन है, x अकेला रहेगा तब तो इसका मान निकलेगा। तो दोनों साइड हमने क्या किया, 5 से भाग दिया। तो 5x मतलब 5x/5 = 15/5। इधर भी डिवाइड करना था, तो कितना आ गया, 5 से 5 खत्म, मतलब x बच गया, और 5 3 से 15, तो इधर आ गया 3। मतलब क्या हो गया, x का मान कितना आ गया, 3। तो यही समीकरण का हल है। क्या है, हल कीजिए। 6x + 10 = 22। तो इस इक्वेशन का हल क्या होगा, यहाँ पे कितना है, 6x + 10 = 22। हम क्या कर रहे, देखिए यहाँ पे 6x, चर को सॉल्व करना है, तो चर के साथ एक्स्ट्रा में क्या है, +10। तो +10 को हम -10 से घटा दिए, मतलब 10 था, 10 से घटा दिए। तो दोनों ओर 10 घटाने पर, अगर इस साइड घटा रहे हैं तो इधर भी घटाना होगा। तो देखिए, 6x + 10 - 10 = 22 - 10। तो 10 में 10 गया, कुछ नहीं बचा, 6 का 6x, और 22 में 10 गया तो 12 बच गया। अब फिर देखिए, x के साथ अभी भी एक नंबर है, वो क्या है, गुना में है। कितना है, 6। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें, कितना से, 6 से। तो देखिए, 6 दोनों ओर 6 से भाग देने पर, यानी 6x/6 = 12/6। तो 6 कट गया, x बच गया हमारा, और 12/6 था, यानी कि 2 बच गया। 6 से 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना निकला, 2। हम अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखकर चेक करते हैं कि इसको सॉल्व करने पर 22 आता है कि नहीं। चेक क्यों करना है भाई, क्योंकि इक्वल है, इक्वल बताता है कि दोनों इक्वल है। तो जो हमारा वैल्यू है, एक बार वेरीफाई तो कर ले। चलिए, x का मान हमारे पास 2 आया था, ये हमारा क्वेश्चन था 6x + 10। तो 6 इंटू x का वैल्यू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 10, तो कितना हुआ, 6 2 जा 12 + 10 = 22। देखिए 22 हमारे RHS में है ना, इसका मतलब ये जो हल हम निकाले हैं वो सही है। एक इसको सॉल्व करने के लिए अब दूसरा टेक्निक है, उनको सीखते हैं। उनको सीखने से पहले एक रूल हमको जानना होगा। तो चलिए उस रूल को सीख लेते हैं पहले। तो अभी तक हमने जाना एक चर मतलब क्या था, कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ एक चर का मतलब क्या है, चर एक वेरिएबल होता है, यानी कि वो उसके बदले कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, और एक ही चर होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन में रैखिक समीकरण बोला जाए ना, सबसे पहले इक्वेशन समझ लिए कि =2 के दोनों साइड कुछ अल्फाबेट या तो वेरिएबल नंबर्स होंगे। उसके बाद बोला गया है लीनियर मतलब क्या हो गया, चर का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर 1 वेरिएबल, जो चर भी होना चाहिए वो भी 1 होना चाहिए। मतलब एक चर एक घात, और उसी को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। तो x + 2 = 5, एक चर घात भी 1 है,
इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं। x प्लस वाई दो चर हो गया तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। अब समीकरण में अभी हमने जाना एक लेफ्ट साइड होता है जो जिसे कि LHS कहते हैं, एक RHS मतलब राइट साइड होता है। यहाँ पे 5x प्लस 2 जो कि LHS साइड में है और 3 RHS साइड में है। अब अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, वहाँ हमने एक विधि से सॉल्व किया, एक और विधि है जिसके लिए एक रूल है, उस रूल को समझते हैं। रूल क्या कहता है कि अगर इक्वल के LHS साइड में प्लस के साथ कोई नंबर दिया हो या तो वेरिएबल दिया हो, उसको अगर LHS से RHS साइड में ले जाना है तो वो साइन बदलकर माइनस हो जाएगा, और माइनस RHS में है उसको LHS ले जाना है तो प्लस हो जाएगा। सेम है, माइनस अगर LHS में हो तो उसको राइट साइड ले जाने पे प्लस हो जाएगा, प्लस अगर RHS में हो तो LHS ले जाने पे माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार गुना मतलब मल्टीप्लाई को RHS ले जाएंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड को LHS ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी ऐसे ही डिवाइड LHS में हो तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे है x प्लस 2 इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पे देखिए इधर चर यानी वेरिएबल है, एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक और न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड ले जाएं, तो हमको 2 को RHS में ले जाना पड़ेगा। तो RHS ले जाने के लिए अभी रूल पढ़े, 2 किस में है, 2 क्या साइन क्या है, प्लस, प्लस को किधर ले जाना है, RHS में, तो प्लस को RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए 5 x का x रह गया इक्वल टू 5 था, प्लस को RHS ले गए तो माइनस हो गया, वो जो नंबर था वो लिख दिए, तो देखिए x 5 में 2 गया तो 3। इसी प्रकार 2x इक्वल टू 6, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को जब भी RHS ले जाएंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 x के साथ गुना में था तो 2 इधर चल गया तो इधर भाग में हो गया, मतलब डिवाइड में हो गया, तो x इक्वल टू 6 का 6 और 2 मल्टीप्लाई में था इधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 6/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन था अभी 15 प्लस x/2 इक्वल टू 29। यहाँ पे देखिए हमको चर को एक साइड रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड रखना है, तो यहाँ पे 29 है, हम क्या किए 15 प्लस x/2 इक्वल टू 29, तो हम क्या किए 15 को RHS में लेके चल गए। 15 के आगे क्या है, सिंबल नहीं है तो प्लस होता है, प्लस को इधर ले गए तो माइनस हो गया, x/2 इक्वल टू 29 माइनस 15, तो x/2 इक्वल टू 29 में 15 घटाएंगे तो 14 बचेगा। अब देखिए 2 डिवाइड में है, तो 2 को RHS में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 14 इंटू 2 28। तो x का वैल्यू कितना आ गया 28। हम चेक करके देखते हैं कि वो एक्चुअल में सही आंसर है कि नहीं है। x का वैल्यू कितना है 28, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन क्या है 15 प्लस x/2 प्लस 29, तो क्या हो गया 15 प्लस x/2 है ना, यानी कि 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 को बाहर निकाले, x का वैल्यू 28 था तो 28 रख दिए, इक्वल टू कितना हो गया 2 से 28 कटाएंगे तो 14 आएगा, और इधर 15 था, 15 प्लस 14 इक्वल टू 29। देखिए RHS में 29 है। तो ये हमारा पार्ट ए का था जिसमें कि हम चैप्टर को समझने का कोशिश किए। चैप्टर हमें बताया एक वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि एक चर होना चाहिए, उनका एक घात होना चाहिए, उसी को हम रैखिक समीकरण कहेंगे और रैखिक समीकरण को ही हमें पढ़ना है, उसी को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। तो चलिए पार्ट बी की ओर आते हैं।
पार्ट बी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला नंबर है x + 3 = 5। x + 3 = 5। तो हमने क्या किया, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू था, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू था, तो दोनों को एक साइड लिया यार। चूंकि 3 के पहले प्लस का साइन था, तो उसको हम जब भी RHS साइड में ले आएंगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 का 3। तो x = 5 - 3 करेंगे तो 2 बचेगा। सेम टाइप यहाँ पे है, x + 7 = 12। तो x = 12 का 12 प्लस था, RHS में ले आए तो माइनस हो गया, 7 इधर आ गया, तो x = 12 में 7 गया, 5 बचा। थर्ड है y + 8 = 6। तो y = 6 का उधर 6 उतार दिए, प्लस था माइनस हो गया, 8 इधर उतार दिया। अब चूंकि 6 में 8 घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाते हैं, 8 में 6 गया, 2 बचा। चूंकि बड़ी नंबर के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रख दिया, तो y = कितना आंसर आ गया, -2। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4, 5 आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 है 3x = 18। 3x = 18, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर राइट साइड में ले आएंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18/3, तो 3 से 6 बार में 18 कट जाएगा हमारा, इसलिए x = वैल्यू कितना आंसर आ गया, 6। सेम टाइप का यहाँ भी है, 4z = 24। 4z के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको राइट साइड में ले आएंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो z = 24/4। तो z = 4 6 24, तो 6 आ गया आंसर। सेम क्वेश्चन इसमें डिवाइड में दिया हुआ है, x/2 = 7। x/2 = 7। तो 2 देखिए x के डिवाइड में है, 2 कहाँ पे है, x का डिवाइड में। तो राइट साइड में ले आएंगे तो डिवाइड को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए 2 कहाँ चल गया इधर, तो कितना हो गया, 7 × 2। x = 7 × 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन 9 में है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 8 = q + 3। 3, 8 दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक तो हम क्या किए, पहले इस क्वेश्चन को उलट दिए, q + 3 को पहले लिख दिए, 8 को पीछे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इक्वल टू के दोनों साइड जो नंबर था वही है। q = 8 - 3। 3 क्यों हुआ, क्योंकि +3 में था, राइट साइड लिया है तो -3। तो 8 में 3 गया, 5 बचा मेरा, तो q = 5, ये हमारा आंसर हो गया। 11 नंबर में है 2x - 1 = 3। 2x -1 है, राइट साइड ले आएंगे, +1 हो जाएगा, तो 2x = 3 + 1। तो 2x = 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। अब 2x का मल्टीप्लाई में है तो हम उसको डिवाइड में ले आएंगे, x = 4/2, x = कितना आंसर आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3t - 4 = 11। 3t - 4 = 11। यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए 11 - 4, -4 को राइट साइड ले आया तो +4 हो गया, तो 3t = 11 + 4 15। अब 3 मल्टीप्लाई में था तो उसको डिवाइड में ले गए, तो t = 15/3। 3 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो t = 5 आंसर। सेम क्वेश्चन ये भी है 12, 13 नंबर। सेम क्वेश्चन 14 नंबर भी है, तो ये कर लीजिएगा आप। हम 15 में आते हैं। 3/7 + x = 17/7। यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। हमने क्या किया, x जैसा था वैसा रख लिया, इस साइड में 17/7 रख लिया। 3/7 प्लस में था, इक्वल टू के इस साइड ले आया तो -3/7 हो गया। अब चूंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी कि भिन्न के फॉर्म में है, तो 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 को डिवाइड किए, 1 आया, 1 × 17 17, माइनस 7 से 7 डिवाइड, 1 आया, 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x = 17 में 3 गया, 14 बचा, अपॉन 7।
7 से 2 टाइम्स में कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आंसर आ गया 2। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा अलग है, बाकी देख लेते हैं। 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 1/2, इधर हो गया प्लस 1/2, तो 2x प्लस 3, 2x इक्वल टू 3 प्लस 1/2। अब देखिए इसमें बट्टा 1 दे सकते हैं ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो गया, प्लस 2 से 2 को डिवाइड किए 1 आ गया, 1 इंटू 1 1, तो 2x इक्वल टू 6 प्लस 1 7/2। अब देखिए 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 7/2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि हम पढ़े हैं फ्रैक्शन में अगर कोई डिवाइड में रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन गया और 2 केस क्या बन जाएगा 1/2। अब देखिए x इक्वल टू 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 2 4, ये हमारा आंसर हो गया। एक 18 नंबर देख लेते हैं। 18 क्या है, x/3 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 7/15, x प्लस 3 इक्वल टू ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 7/15 प्लस 1 था, इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, तो x/3। अब देखिए 15 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्यों 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 15 और 1 का एलसीएम 15 आ गया, 15 से 15 को डिवाइड किए 1 आया, 1 इंटू 7 किए तो 7 आया, माइनस 1 से 15 को डिवाइड किए 15 आया, 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 आएगा। अब 15 में 7 गया 8 बचा, बड़ी संख्या क्या गया माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए, x/3 इक्वल टू -8/15 आ गया। x इक्वल टू 3 डिवाइड में था, राइट साइड ले आएंगे तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल टू -8/15 इंटू 3 हो गया। अब देखिए 3 से 5 टाइम्स में 15 कट जाएगा, तो नीचे कितना बचा 5 बचा, तो -8/5, x इक्वल टू -8/5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 19 नंबर, x/4 इक्वल टू 7/8, ये कर लीजिएगा आप, हो जाएगा। मतलब क्या था 7/8, ये डिवाइड में था तो इस तरह ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7। अब 4 से 2 बार में 8 कट जाएगा तो नीचे 2 बचा, ऊपर 7 का 7। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 15। पहले हम क्या करेंगे, एक बोर्ड मास पढ़े होंगे, बोर्ड मास हम सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3x प्लस 6 इक्वल टू 15 आ गया। आगे 3x इक्वल टू ये प्लस 6 था, राइट साइड ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 15 में 6 गया 9 बचा, 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले जा रहे हैं उसको, तो x इक्वल टू 9/3, यानी कि x इक्वल टू 3। क्यों 3 से 3 बार में 9 कट जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वह संख्या x है। क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो हमने क्या किया, वो जो माना वह संख्या क्या है x है, तो x का 2 गुना यानी x गुना 2, इसमें से 8 जोड़ने पर, ये पूरे में से 8 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो गया 32। तो देखिए x गुना 2 था तो कितना हो गया 2x प्लस 8 इक्वल टू 32, तो 2x प्लस 8 LHS में था, उसको RHS ले गए, -8 हो गया। क्यों ले गए, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एक साइड सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2x इक्वल टू 32 में 8 गया 24 बचा x, यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स,
दो मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 24/2 यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 12। क्यों 12 हो गया? 2 से 12 बार में ये 24 कट जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? 12 है। क्यों है? क्योंकि वह संख्या को क्या माने थे हम? x का मान कितना आया? 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लिए कि वह संख्या क्या है? x है। किसी संख्या के 1/3 मतलब x गुना 1/3, 1/3 इतना ही होता है, में 5/2 घटाने पर, 5/2 को क्या किया हम? घटा दिए। ये संख्या था उसमें इतना घटा दिए, कितना प्राप्त हुआ? 3/2। अब सबसे पहले बोर्ड मास का काम होगा, यानी कि x इंटू 1 x हो गया, बाय 3 का 3 हो गया, माइनस 5/2 इक्वल टू 3/2। फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको ले आएंगे हम राइट साइड में, RHS साइड में। प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, मतलब माइनस 5/2 क्या हो जाएगा? प्लस 5/2। इसीलिए 2 का एलसीएम 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड किए 1, 1 इंटू 3 3, प्लस 2 से 2 को डिवाइड 1 हुआ, 1 इंटू 5 5, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8, नीचे 2 का 2। अब देखिए 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो x/3 का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए 3 डिवाइड में है तो 3 को राइट साइड ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4 इंटू 3, x इक्वल टू 12। तो वह संख्या कितना था? उस संख्या का क्या माने थे हम? x का वैल्यू कितना आया? 12। तो वह संख्या क्या हो गया? 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 35 है, यानी कोई भी दो नंबर है उनको ऐड करने पे 35 होता है, 35 होता है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, एक संख्या जो है दूसरे से 5 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, माना कि दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या x क्यों है? क्योंकि एक संख्या दूसरी से कितना है? 5 अधिक, दूसरी से 5 अधिक है। तो हमने क्या किया? दूसरी को x माना, तो पहली संख्या क्या हो गया? x प्लस 5, क्योंकि कितना अधिक था? 5। आगे बोला है तो हाँ, तो पहले क्या बोला था? दो संख्याओं का योग, दो संख्या मिल गया, अब क्या करना है? योग करना है। तो x प्लस 5 ये दोनों संख्या को योग कर दिए, कितना मिला? 35। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तब x यहाँ पे प्लस है, x के आगे प्लस है, प्लस 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 होता है, तो x प्लस x हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो फिर यहाँ पे प्लस 5 आ गया, इक्वल टू 35। तो x प्लस x क्या हो गया? 2x हो गया, प्लस 5 इक्वल टू 35। 2x प्लस 5 को राइट में ले आएंगे तो 35 माइनस 5, 2x इक्वल टू 35 माइनस 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब x को बाहर क्यों निकाले? 2 मल्टीप्लाई में था, 2 राइट में ले आए तो डिवाइड में हो गया, x इक्वल टू 30/2, 2 से 30 को डिवाइड करेगा तो 15 आएगा, x इक्वल टू कितना हो गया? 15। अब देखिए दूसरी संख्या को क्या माने थे? x माने थे, तो दूसरी संख्या x का मान कितना है? 15। तो दूसरी संख्या कितना हो गया? 15। पहली संख्या को क्या माने थे? x प्लस 5, तो x प्लस 5 यानी कि x का वैल्यू 15 प्लस 5 इक्वल टू कितना गया? 20। तो ये हमारा पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 20, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीन लगातार पूर्णांक है, यानी कि x प्लस 1 x प्लस 2, लगातार मतलब क्या हुआ? प्लस वन जोड़ते जाएंगे। तो माना कि पहली पूर्णांक संख्या x हो गया, दूसरी पूर्णांक संख्या 1 जोड़ दिए x प्लस 1, तीसरी पूर्णांक संख्या x प्लस 2। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न में बोला गया है कि तीन लगातार को जोड़ने पर 51 होता है, तो हम तीनों को आपस में जोड़ दिए, x प्लस 1 x प्लस 2 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 51। ब्रैकेट हटा दिए, प्लस 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 हो गया,
प्लस 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 हो गया। अब देखिए x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 51। x चर है यानी कि वेरिएबल है, तो चर को चर के साथ ही जोड़ेंगे। तो देखिए x यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो x प्लस एक्स कितना हो गया 3x हो गया। तो यहाँ प्लस 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक दूसरा प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 51। तो 3x इक्वल टू 51 प्लस 3 था, इधर ले आएंगे तो -3, तो 3x इक्वल टू 51 माइनस 3 करेंगे तो 48। अब x इक्वल टू 48, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था, उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 48/3 यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। हम पहला पूर्णांक संख्या क्या माने थे x का वैल्यू कितना आया 16, पहली पूर्णांक संख्या मिल गया हमें। दूसरी पूर्णांक संख्या x प्लस 1, x का वैल्यू कितना था 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। तीसरी पूर्णांक संख्या x प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। तो ये हमारी तीन पूर्णांक से लगातार पूर्णांक संख्या मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 6 के तीन लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणज को ज्ञात कीजिए। 6 के लगातार तीन गुणज, गुणज मतलब उसका गुना, उसका पहाड़ा समझ लीजिए, तो टेबल 6, 12, 18, 24 यानी 6, 12, 18, 24 इस टाइप से बढ़ते जाएगा। तो हम क्या किए, पहली गुणज को मान लिए x। अब देखिए टेबल में हर नंबर के बाद +6 कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो 6 का टेबल है। यहाँ भी बोला है 6 का गुणज होना चाहिए, तो कितना करेंगे, दूसरी गुणज में x प्लस 6, पहला में से 6 जोड़ दिए, तीसरी 6 जोड़े थे ऑलरेडी, तो और 6 जोड़ना था, तो 6 से कितना हो गया 12, यानी कि तीसरी गुणज x प्लस 12। अब बोला है तीनों लगातार तीन गुणजों का योग 144 है, यानी कि x प्लस 6, x प्लस 12 इक्वल टू 144। ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस 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 प्लस, तो x कितना हो गया 3x और 6 प्लस 12 18 इक्वल टू 144 जो दिया हुआ है। अब हम क्या किए, ये वैल्यू को इधर ले आए, तो 144 माइनस 18 यानी कि 3x इक्वल टू 144 माइनस 18 करेंगे तो 126 आएगा। तीन मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चल गया, x इक्वल टू कितना आ गया 42। अब पहला गुणज जो था x था, x का वैल्यू 42, वो हमारा आंसर हो गया। दूसरा गुणज क्या था x प्लस 6 यानी कि 42 प्लस 6 48 हो गया। तीसरा गुणज था x प्लस 12, x 42 हो गया प्लस 12 कितना हो गया 54, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या का अनुपात, नंबर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन दो संख्या का अनुपात और दो अनुपात भी है, तो हमने क्या किया, संख्या पहली संख्या को 2x मान लिया, 2 दिया हुआ था, दूसरी संख्या 5 तो 5x मान लिया। अब दोनों का अंतर कितना है 21, 21 प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे, तो 5x माइनस, ये दोनों का अंतर है तो 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना है 21, तो 5 में 2 गया 3x बचा इक्वल टू 21, ये 3 मल्टीप्लाई में है फिर डिवाइड में चल जाएगा, तो 3 7 जा 21, तो x इक्वल टू 7। पहली संख्या कितना माने हैं 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 7 इक्वल टू कितना हो गया 14। दूसरी संख्या कितना है 5x, 5 इंटू 7 35, ये हमारा आंसर हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पहले संख्या को मानते हैं, माना बालक की संख्या कितना है 7x,
और बालिकाओं की संख्या 4x। ये कहाँ 7 और 4 कहाँ से लाए? क्योंकि 7 और 4 दिया था और पहले बालक लिखा है, तो इसलिए बालक के साथ 7 का यूज किए, बालिकाओं के साथ 4 का यूज किए। आगे यहाँ क्या बोला? बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। बालक तो है ही और बालिका भी है, ज्यादा किधर है? बालक में। तो अगर हम उतना बालिका में जोड़ दें, 18 ज्यादा है ना, उसको हम बालिका में जोड़ दें तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमने वही किया, जो बालक की संख्या था 7x, बालिका का था 4x। ये ऑलरेडी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18। इधर भी 18 जोड़ दिए तो दोनों बराबर हो गया। तो 7x इक्वल टू 14x प्लस, मतलब 4x प्लस 18 हो गया। 18 क्यों जोड़े वो पता चल गया। अब देखिए 7x 4x एक जैसा दिख रहा है ना, इसको हम ले आते हैं एक साइड में। तो एक साइड किधर ले आते हैं? LHS में ले आए। प्लस 4x है, कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, तो प्लस 4x LHS में ले आए तो वो माइनस 4x हो गया, इक्वल टू इधर कितना बचा? 18 लिख दिए। तो 4x में, मतलब 7x में 4x गया तो 3x बचा, 18 का 18 बचा, 3 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड ले आया तो डिवाइड में चल गया, तो x इक्वल टू 3 6 18, 6 आ गया। बालक की संख्या क्या माने थे हम? 7x। तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू 6 इक्वल टू 42। कितना बालक हो गया? 42। और बालिकाओं की संख्या 4x माने थे ना, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 6 कितना हो गया? इक्वल टू 24। इसमें 18 जोड़ेगा ना बालिकाओं की संख्या में, 40, देखिए बालक पहुंच जाएगा 42 तक। इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पूछा था ना, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। 42 प्लस 24 कितना हो गया? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु याद कीजिए। वर्तमान आयु को कुछ मान लेंगे, 4 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान आयु से 4 ज्यादा, 4 जोड़ना पड़ेगा हमको। चलिए, माना रीमा की आयु 5x 5 दिया हुआ था, सीमा की आयु 7x 7 दिया हुआ था। 4 वर्ष बाद, तो 4 तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि रीमा की आयु 5x प्लस 4 हो जाएगी। ये उनकी वर्तमान आयु है। 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ देंगे। सीमा की आयु 7x थी, 7x में 4 जोड़ दिए तो 4 वर्ष बाद का आयु मिल गया। अब बोला है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो फिर वही किए, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, ब्रैकेट हटा दिए। देखिए 5x प्लस 7x एक जैसा है, तो 7 5 12x हो गया, 4 4 8 हो गया, इधर 32। तो 12x प्लस 8 को इधर राइट ले आएंगे तो -8 हो जाएगा। तो 12x इक्वल टू 32 माइनस 8 24 हो गया, x इक्वल टू 24/12, तो x इक्वल टू 2। अब देखिए रीमा की आयु कितना है? 5x, तो 5x यानी कि 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। सीमा की आयु कितना माने थे? 7x, यानी 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 है, 14 14 वर्ष। ये हो गया आंसर। इसके आगे क्वेश्चन है, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। रहीम के पिताजी की उम्र कितना है? रहीम का आयु का 6 गुना। ठीक है, तो माना रहीम की आयु x वर्ष, पिताजी की आयु कितना हो जाएगा? 6x, उससे 6 गुना ज्यादा है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, फिर क्या बोला? रहीम के पिता कि रहीम से कितना वर्ष बड़े हैं? 35 वर्ष। रहीम का आयु कितना था? x, 35 जोड़ देंगे तो कितना उम्र है? टोटल उम्र कितना है? 60, टोटल उम्र 6x,
तो अगर हम इसमें 35 जोड़ दें, क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये 35 बड़े हैं, हमको दोनों को बराबर करना है। तो इसमें 35 जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 35 बराबर 6x। तो यहाँ पे देखिए 6x, इधर x है, x को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो गया, यानी कि 35 बराबर 6x माइनस एक्स। 35 बराबर 6 में एक गया तो 5x, 5 इसको पलट दिए, 5x इधर ले आए, 35 को इधर ले आए। x इक्वल टू 35 अपन 5, 5 क्यों हुआ? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में था, इधर ले आए तो डिवाइड में। तो x इक्वल टू 5 7 जा 35। अतः रहीम की उम्र कितना था? x वर्ष। x का वैल्यू 7, तो 7 आ गया। रहीम के पिताजी की उम्र, पिताजी का कितना लेते? 6x, तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू 7, तो कितना हो गया? 42। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल के पिता की वर्तमान आयु। राहुल के वर्तमान आयु की तिगुनी है। राहुल का जो अभी आयु है उनका 3 गुना ज्यादा उनके पिता की आयु है। तो माना राहुल की वर्तमान आयु x, पिता की आयु कितना हो जाएगा? 3x। आगे बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, या 5 वर्ष बाद राहुल का आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 5 जो था वर्तमान में, उसमें 5 जोड़ देंगे तो पिता की आयु, पिता में 5 जोड़ दिया तो 3x प्लस 5। दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। 5 वर्ष बाद जो राहुल का आयु है और उनके पिताजी का आयु है, इन दोनों को अगर जोड़ दिए तो 58 हो जाता है, यानी कि x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 58। इक्वल ब्रैकेट हटा दिए, देखिए x और 3x एक जैसा है, तो 3x प्लस x कितना हो गया? 4x, 5 प्लस 5 10 इक्वल टू 58। तो 4x 58 माइनस 10, माइनस 10 क्यों? ये प्लस में है, राइट साइड ले आएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 58 माइनस 10 48 हो गया। x इक्वल टू 48 अपन 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। x इक्वल टू कितना हो गया? 12। क्वेश्चन पूछा है राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु हमने क्या माना था? 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 12 कितना आ गया? 36 वर्ष, 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या, सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब क्या है कि जो 5 रुपये का सिक्का है उसका 3 गुना 2 रुपया का सिक्का है। तो हमने क्या किया? 5 का सिक्का माना x, इसका 3 गुना 2 रुपया है, यानी कि 3x हो गया ना। ये सब मान रहे हैं, कंफर्म नहीं है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? 60, तो उनके पास 2 और 5 के कितने सिक्के हैं? उनके पास कौन कौन सा सिक्का है? 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, और टोटल मिला के कितना सिक्का है? 60। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, अगर जो जितना भी 2 का सिक्का होगा और जितना भी 5 का सिक्का होगा, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? 60। तो 3x प्लस x कितना हो गया? 4x इक्वल टू 60। तो 4x, x 4 मल्टीप्लाई में है, 4 डिवाइड में चल जाएगा, तो x इक्वल टू 60/4, x इक्वल टू कितना गया? 15। अब देखिए 5 का सिक्का को क्या माने थे? x, 5 के सिक्के को x का वैल्यू कितना है? 15, तो 5 का सिक्का कितना है उसके पास? 15। नेक्स्ट है 2 के सिक्कों की संख्या, 2 के सिक्कों की संख्या कितना माने थे हम? 3x, तो 3 इंटू 15 कितना हो गया? 45। देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, 45 प्लस 15 60, इतना ही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन के गुल्लक में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। जॉन के गुल्लक में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। उनकी संख्याएं क्रमशः 5, 3, 2, 5:3:2 के अनुपात में है। ठीक है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपए हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो अनुपात दिया है ये उनकी संख्या का अनुपात दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? टोटल रुपए। अगर उन सारी संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 840 रुपया। तो हमने क्या किया, पहले
रुपए 1 के सिक्कों की संख्या अनुपात क्या था हमारे पास? 5:3:2। तो रुपए 1 के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? 5x। 2 के सिक्कों की संख्या 3x, 5 के सिक्कों की संख्या 2x, जो कि अनुपात में दिया हुआ था। अब कुल रकम 840 है। कुल रकम मतलब टोटल बैलेंस, ठीक है? तो 1 का 5x है, मतलब हमने क्या किया, रुपए 1 के कुल रुपए, 1 रुपया जो है 5x है, मतलब अच्छा देखिए, अगर 1 रुपया हमारे पास 5 रहेगा तो कितना हो जाएगा टोटल? 5 गुना 1 कर देंगे 5 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे 5x है, तो 5x गुना 1 करेंगे तो 5x हो गया। नेक्स्ट है 2 रुपए के कुल रुपए। 2 रुपए का जो सिक्का था कितना था? 3x। तो दोनों को गुना कर देंगे आपस में, मतलब मान लीजिए 2 रुपए आपके पास 10, 2 रुपए का 10 सिक्का है, तो टोटल रुपए कितना हो गया? 10 गुना 2 20 हो गया। वही हमने यहाँ पे किया। 2 रुपए का 3x सिक्का था, तो दोनों को गुना कर दिए, तो इतना बैलेंस हमारे पास है, इतना रुपए हमारे पास है। इसी तरह 5 रुपया का जो सिक्का था वो 2x था, तो दोनों को गुना कर दिए तो टोटल रुपए निकल गया। रुपए क्यों निकाले? क्योंकि हमारा रकम ही दिया हुआ है, टोटल सिक्का का वैल्यू नहीं दिया हुआ था। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना, हम टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? 840। कितना हो गया? 5x प्लस 6x प्लस 10x। तीनों जोड़ देंगे तो 21x हो गया, इक्वल टू 840। 840 दिया हुआ था, अब x का वैल्यू 840/21, तो x इक्वल टू 40 आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब बोलिए x का सिक्का कितना है? 5x। तो 5 गुना 40 कितना हो गया? 200। मतलब टोटल क्वांटिटी 1 रुपया का कितना है? 200। इसी प्रकार 2 का जो सिक्का था वो टोटल कितना था? 3x। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 40, टोटल कितना हो गया? 120 सिक्का हमारे पास 2 रुपया का है। इसी प्रकार 5 का कितना सिक्का था? 2x, यानी 2 गुना 40 बराबर कितना? 80। 80 सिक्का हमारे पास किसका है? 5 का। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयताकार कमरा है, आयताकार का मतलब ही होता है कि चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा। अब यहाँ बोला गया है कि उनकी जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना है, तो उनकी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x हो जाएगा, 2x हो गया, मान लिए। अब बोला है यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है, आयत का परिमाप 48 मीटर है, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का परिमाप कितना दिया है? 48। अब चूंकि आयत का परिमाप होता कितना है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो लंबाई कितना माने हम? आयत का परिमाप दिया कितना था? 48। इसके बराबर मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन दिया है 48, हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो हमने क्या किया, जो परिमाप था उसके बराबर फॉर्मूला रख दिया। फॉर्मूला में देखिए लंबाई, लंबाई कितना माने हम लोग? 2x, 2x रख दिए। चौड़ाई कितना माने? x, x रख दिए। तो 48 बराबर 2 इंटू 2x प्लस एक्स, 3x हो गया। 48 बराबर, ये ब्रैकेट में है, मतलब किस में है? गुना में है। 2 गुना 3x कितना हो गया? 3 टू जा 6x। 48 बराबर 6x। x बराबर 48 गुना में था, भगा में आ गया, तो 48/6। x बराबर 6 8 जा 48, तो x का वैल्यू कितना आया? 8 मीटर। अब कमरे की चौड़ाई कितना माने थे हम? x मीटर, तो x इक्वल टू 8 मीटर। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 8 ही आया है। इसी प्रकार उसकी चौड़ाई 2x माने थे, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया? 2 इंटू 8 कितना हो गया? 16 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप कितना है? 13 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर। तो माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, नहीं दिया तो मान लिए। अब चूंकि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना माने? x,
चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5/2, और परिमाप कितना दिया हुआ 13, फॉर्मूला में रख दिए। तो 13 बराबर देखिए यहाँ पे x + 5/2 भिन्न में दिया हुआ है ना, तो भिन्न में इधर बटा 1 कर देंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 को भाग देंगे 2, 2 गुना x 2x प्लस 2 से 2 को भाग दिए 1 आया, 1 गुना 5 किया तो 5 आया। तो 13 बराबर, अब देखिए ब्रैकेट हटाना है हमको, क्योंकि अब भाग तो नहीं दे सकते, अलग अलग है, प्लस में है तो भाग नहीं दे सकते, गुना कर देते हैं। तो 2 गुना 2x कितना हो गया 4x, 2 प्लस 2 गुना 5 10x, 2 गुना 2x 4x प्लस 2 गुना 5 10, ऊपर है तो ऊपर से ही गुना करेंगे, बटा 2 आ गया। देखिए 2 भाग में है तो 13 गुना 2, क्यों 2 को एलएचएस साइड में ले आएंगे तो वो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर भाग में है, तो 13 गुना 2 बराबर 4x प्लस 10, तो 4x प्लस 10 इसको इधर ले आए तो 13 दूनी 26, तो 4x इक्वल टू 26 प्लस 10 था, राइट साइड में ले आए तो कितना हो गया -10, तो 4x इक्वल टू 26 में 10 घटाएंगे तो 16 बचेगा, x इक्वल टू 16 अपॉन 4, क्यों ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर ले आए तो डिवाइड में हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई कितना माने थे x का वैल्यू कितना आया 4, तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। वीडियो को देखिए, समझिए, डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।